हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमए और बीए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रशासन की विशेषताएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशासन, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और प्रशासन के दो पहलू जो हैं संघात्मक और एकात्मक, उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संगठन या सरकार में उचित ढंग से या उत्कृष्ट रीति से कार्य करने की प्रक्रिया प्रशासन कहलाती है। इसका अर्थ है प्रशासन है कोई संगठन हो या कोई सरकार हो, उसमें कार्य करने का जो तरीका होता है, कार्य करने की जो शैली होती है, वह एक प्रक्रिया जो होती है उसे प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन में निर्देश देना, मार्ग प्रशस्त करना, किसी को रास्ता दिखाना या आदेश देना इत्यादि प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। प्रशासन का अर्थ अधिक व्यापक है, जैसे वित्त प्रशासन, रेल प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन। प्रशासन कई संगठनों में हो सकता है, जैसे कि संगठन होते हैं वित्त प्रशासन मान लिया, रेल प्रशासन है या होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, उसके अंदर संगठन है, उसमें प्रशासन अलग तरीके से होगा। तो ये प्रशासन अलग अलग तरीके से चलता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषा दी हैं, तो वो हम परिभाषा देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिसको हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं। दूसरा है साइमन के अनुसार, अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। प्रशासन वह है जिसमें सामूहिक क्रियाएं की जाती हैं, लोगों का एक संगठन है, वो सब एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, उसे हम प्रशासन कहते हैं। फिर देख लेते हैं फिफ्नर के, मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। तो अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे प्रशासन की। पहले ये कुछ शॉर्ट विशेषता देख लिए। प्रशासन की विशेषता, इसमें संगठित होकर कार्य किया जाता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य किया जाता है, कोई उद्देश्य होता है उनका कार्य करने का, तब एक संगठन बनाया जाता है। सहयोग की भावना से कार्य किया जाता है, एक दूसरे के सहयोग से मिलजुल कर कार्य किया जाता है। प्रशासन में कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के पास कुछ सत्ता होती है, उन्हें कुछ पावर दी जाती है कि तुम इतने इसके भीतर इतना कार्य कर सकते हो। प्रशासन का रूप बड़े बड़े औपचारिक संगठनों में देखने को मिलता है। अब हम बात करें एक पूरी तरह से प्रशासन की विशेषताओं वाला टॉपिक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू करेंगे हम। पहली विशेषता है भूतकाल की विरासत। भारतीय प्रशासन का आधुनिक रूप चाहे ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन की देन हो, लेकिन यह बहुत लंबे समय का परिणाम है। इतिहास में हम देखते हैं कि भारत में कई शासकों ने शासन किया है, चाहे वो गुप्त काल हो या मौर्य काल हो या फिर उसके बाद मुग़ल काल हो, दिल्ली सल्तनत हो, उसके बाद फिर अंग्रेज आए हों, अंग्रेज़ों में भी फ्रांसीसी ये वगैरह जो भी आए हैं, प्रशासन जो है उनके हिसाब से यहाँ पर चलता रहा है। धीरे धीरे विरासत बन गया भारत में। जो भी उन्होंने अपने तरह का शासन किया उसमें से कुछ अच्छा था जो वह यहाँ पे उपस्थित रह गया। उसके बाद भारत में सत्ता हस्तांतरण जो ब्रिटिश हाथों में भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्रों को किया गया, अतः स्वाभाविक रूप से पूर्ववर्ती विशेषताएं आज भी द्रष्टव्य हैं। और उसका असर कैसे हुआ है, जैसे कि मुग़ल काल में फारसी भाषा का आज भी राजस्व और न्याय प्रशासन में प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा विकसित जो कानून बनाए गए, नियम प्रक्रिया बनाई गई, वो भारतीय लोक प्रशासन में दिखाई देती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य लोक सेवाएं जो हैं वह ये भी सबसे पहले अंग्रेज़ों ने शुरू करी थी और आज तक भी यह विद्यमान हैं। कमेटी प्रणाली है, जिला प्रशासन है, राजस्व प्रशासन है, जो भी आज भारत के प्रशासन में दिखाई देता है वह एक तरह से पूरी विरासत की तरह काम कर रहा है। आगे देखते हैं दूसरी विशेषता है प्रशासन में संघात्मक एवं एकात्मक तत्वों का मिश्रण एवं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। भारत के प्रशासन में संघात्मक और एकात्मक तत्व में मिलते हैं, जो कि दोनों ही तरह से हैं। कुछ नियम हैं, जो कुछ शक्तियां हैं वो संघ के पास हैं और कुछ ऐसी हैं
कि संघ मतलब वो राज्यों के पास भी हैं, राज्यों को संघ कहा जाता है। एक संघ का ही भारत देश है, संघों का, राज्यों का एक संघ है भारत। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का एक संघ है, अतः संघीय स्तर पर केंद्र और तथा राज्यों में प्रांतीय सरकारें कार्य करती हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के शासन के कार्यों को संघीय, प्रांतीय तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया गया। आवंटित कार्यों के अनुसार लोक प्रशासन का संगठन और कार्यक्रम जो है वह निर्धारित किया गया। रेलवे, डाकतार, दूरसंचार, विदेश नीति इत्यादि ये सब केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में हैं, जबकि पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन इत्यादि राज्य सरकार के अधीन हैं। इसमें हम देखें संघात्मक कहा जाए तो संघात्मक में जो पुलिस है और सिंचाई है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है, ये सब राज्य सरकारों में चलते हैं, लेकिन इन पर अधिकार भी केंद्र सरकार का होता है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र कर सकता है, तो उसमें वह एकात्मक तत्व विद्यमान है। अगली विशेषता देखते हैं, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी प्रशासन। भारत का जो प्रशासन है वह लोकतांत्रिक है, वो लोगों के लिए है और लोगों का कल्याण करने के लिए प्रशासन बनाया गया है। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सर्वत्र न्यूनाधिक मात्रा में व्याप्त है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जनता जनार्दन के हाथों में सत्ताधीशों का चयन तथा नियंत्रण की प्रणाली विकसित की गई थी। भारत के लोगों को अपने हिसाब की सरकार चुनने का अधिकार है, वह उन्हें वोट देकर अपनी सरकार खुद बनाते हैं, अपने द्वारा चुने हुए लोगों को भेजते हैं और वह लोग जो चुनकर जाते हैं वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि न केवल विधायिका में कानून निर्मित करते हैं, बल्कि कार्यपालिका में मंत्री के रूप में लोक प्रशासन का नेतृत्व भी करते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण तथा राज्य प्रभावी कदमों को प्रश्रय प्रदान किया गया है। वर्तमान प्रशासन को यह दायित्व दिया गया है कि वह देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार तथा संरक्षण में अपना योगदान दे। आगे देखते हैं पद सोपानीय प्रशासन। भारतीय प्रशासन जो है पद सोपान के स्थान पर संगठित है। जैसे कोई एक संगठन है, पद सोपानी व्यवस्था क्या है, कोई एक संगठन है, उसमें कोई उच्च अधिकारी है, फिर कुछ उसके नीचे कार्य कर रहे हैं, फिर कुछ उसके नीचे, कुछ सबसे नीचे है, तो ये एक पद सोपानी पद दे दिए गए हैं, इससे नीचे उससे नीचे, इस तरह से संगठन बन गए हैं और उनमें एक क्रम वाइज लोग हैं कि ये इसको कार्य को करेंगे, ये इस कार्य को करेंगे, इस तरह से एक पद के अकॉर्डिंग उनके कार्य भी बांटे गए हैं। जैसे संघीय, राज्य, जिला, स्थानीय प्रशासन जिनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। पहले संघ में कार्य होगा, उसके बाद राज्य, फिर जिला, स्थानीय, आप इस तरह से समझ सकते हैं। स्थानीय प्रशासन पर जिला प्रशासन, जिला प्रशासन पर राज्य सरकार तथा राज्य सरकार पर संघीय सरकार का नियंत्रण होता है। एक छोटे से पद से लेकर ऊपर तक कोई ना कोई किसी के ऊपर नियंत्रण बनाए हुए है। इसके साथ सभी स्तरों पर विभागीय प्रशासन भी पद सोपान के नियमों के अनुसार चलाए जाते हैं। प्रत्येक विभाग को डिवीजनों में बांट देते हैं और डिवीजनों को शाखाओं में बांटते हैं, तो शाखाओं को सेक्शनों में बांट देते हैं। प्रत्येक सेक्शन को उप सेक्शन में विभाजित किया जाता है। आगे देखते हैं व्यवहार, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। भारत के प्रशासन की जो विशेषता है उसके सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर है। जो लिखा हुआ है वो कुछ और है और जबकि व्यवहार में कुछ और है। जैसे कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का पूरा जो मुखिया है वो है राष्ट्रपति, लेकिन वो सिर्फ सिद्धांत में है, जबकि कार्य असलियत में सारे कौन करता है, वो करता है प्रधानमंत्री। कार्यकारी जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री और नाम मात्र का मुखिया है वो राष्ट्रपति है। भारतीय प्रशासन सैद्धांतिक एवं व्यवहारात्मक रूप में अंतर पाया जाता है। संविधान अनुसार राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यपालक है, देश का शासन उसके नाम पर चलाया जाता है, लेकिन वह उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करता है, इसे लागू करता है। लेकिन व्यवहार में संसदीय प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति की स्थिति भिन्न है। वह केवल एक संवैधानिक मुखिया है, अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता। अगली विशेषता है प्रशासकीय एकरूपता। प्रशासकीय एकरूपता में देखते हैं भारतीय प्रशासन में सभी स्तरों पर एकरूपता पाई जाती है। प्रशासन का जो भी तरीका है वह सब जगह एक जैसा है, चाहे केंद्र में हो, चाहे वह राज्य में हो या फिर वह स्थानीय स्तर पर हो। तो भारतीय प्रशासन में केंद्र तथा राज्य के स्तरों पर संसदीय सरकार का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार केंद्र
स्तर पर कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति पर निहित हैं, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल कार्य करता है। राज्यपाल वो भी नाम मात्र का मुखिया है और देश में राष्ट्रपति भी नाम मात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही संवैधानिक मुखिया हैं और उनके परामर्श के लिए मंत्रिपरिषदों की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से केंद्र में संसद है, उस तरह से राज्य में विधानमंडल है। इसी प्रकार से जिले में कार्य चलता है। सभी जो राज्य हैं उनमें जिले बनाए गए हैं और जिलों में इसी प्रकार से एक रूपता है। जिले के स्तर पर लगभग एक जैसी प्रशासकीय संगठन है। जिले का मुखिया अधिकारी होता है जिलाधिकारी, चाहे उसे किसी भी नाम से बोलते हों, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में। स्थानीय स्वशासन के स्तर पर नगरीय क्षेत्र में म्यूनिसिपल प्रशासन तथा ग्रामीण क्षेत्र पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और सारे देश में समान कानूनी व्यवस्था है। अगली विशेषता देखते हैं, विधि पर आधारित प्रशासन। वर्तमान भारतीय जो प्रशासन है वह राजशाही, तानाशाही या चमत्कारिक सत्ताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि आज का जो प्रशासन है भारत का, वह संविधान के अनुसार चलता है। राष्ट्र के सभी नागरिकों को भावनाओं तथा इच्छाओं का पर्याय संविधान प्रशासन तंत्र को वैध तार्किक सत्ता प्रदान करता है। संविधान के अनुसार भारत में विधि का शासन है, अर्थात कानून से बढ़कर कोई नहीं है। भारत में विधि का शासन मतलब कानून सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अतः भारतीय लोक प्रशासन के प्रत्येक कृत्य या गतिविधि का मुख्य आधार कानून होते हैं, जो जनता के कल्याण के लिए बनाए गए हैं और देश में विकास के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, समानता बनाए रखने के लिए, न्याय के मूलभूत सिद्धांत एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ये सब बनाए गए हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं, गतिशील एवं परिवर्तनशील प्रशासन। भारत का जो प्रशासन है वह प्रगतिशील है, गतिशील है एवं परिवर्तनशील गुणों से युक्त है। भारत में आपने देखा होगा कि पहले शासकों ने शासन किया, उनका अलग टाइप का था, उन्हें अपने अपने नियम बनाए। उसके बाद और आए पहले अपने हिंदू शासकों ने शासन किया था, फिर उसके बाद आपने देखा मुस्लिम शासकों ने शासन किया था, उसके बाद अंग्रेज आए। मतलब सब ने अपने अपने तरीके से यहाँ पे शासन किया और अपने अपने तरीके से नियम कानून बनाए, लेकिन फिर भी वह वही की वही चीज़ें नहीं हैं। भारत का जो प्रशासन है वह बदलता गया है समय के साथ और उसमें परिवर्तन हुआ है और वह चलता रहा है। मतलब जिस हिसाब के राजा आए उन्होंने अपना वैसा ही शासन यहाँ पे किया और उसमें परिवर्तन होता रहा है और वह चलता रहा है। स्वतंत्रता के बाद संसदीय प्रजातंत्र की परंपराओं के अनुरूप प्रशासन के संगठन और मूल्यों में व्यापक परिवर्तन आए हैं। अब लोक प्रशासन से जनता के स्वामी के बजाय जनसेवक की भूमिका की आशा की जाती है। संसद, न्यायपालिका, समाचार पत्र, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के माध्यम से भारतीय प्रशासन जनता के सीधे नियंत्रण का विषय बन गया है। अगली विशेषता है विकासोन्मुख प्रशासन। भारत का जो प्रशासन है वह विकास की ओर अग्रसर है, भारत को विकसित बनाने की ओर अग्रसर है। जहाँ ब्रिटिश काल में नियामकीय प्रकृति का था भारत का प्रशासन, वहीं आज का भारतीय प्रशासन विकासोन्मुख है। कल्याणकारी राज्य के दायित्वों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। आज का भारत का प्रशासन जो है वह भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसने लक्ष्य तय किए हुए हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकास कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास को द्रुत गति प्रदान करने के लिए आर्थिक नियोजन की प्रणाली अपनाई गई है। भारत का जो प्रशासन है वह भारत को सामाजिक और आर्थिक विकसित बनाना चाहता है, उसके अनुसार ही उसके कुछ लक्ष्य हैं वो उन्हें पूरा करना चाहता है, जिसके अंतर्गत संघीय स्तर पर कार्यरत योजना आयोग पंचवर्षीय विकास योजनाएं निरूपित करता है। अगली विशेषता देखते हैं, समन्वित प्रशासकीय व्यवस्था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्वों के समावेश ने भारतीय प्रशासन व्यवस्था के समन्वित स्वरूप को निर्धारित किया है। संघीय सिद्धांत के प्रतिकूल भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सम्मिलित सेवाओं की व्यवस्था है, जिसे अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। जैसे IAS, IPS, IAFS जो आप देखते हो वो अखिल भारतीय सेवाएं। संविधान में व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा राज्यों और संघ दोनों में समान रूप से कार्य करेगी। इन सेवाओं के जन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिकतम अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय प्राप्त किया जा सके।
तो दोस्तों हमने बात कर ली है भारत की प्रशासन की विशेषताओं पर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम देखते हैं आगे देखते हैं भारतीय प्रशासन के संघात्मक और एकात्मक पहलू। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको हम यहीं रोकते हैं। इस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे भारत के संघात्मक पहलुओं पर। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।